जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट। 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। कहा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम एक स्थायी सेना स्टैंडिंग आर्मी की नींव रखी और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा था जिसने सैनिकों को सीधे कैश में भुगतान करने के जो प्रथा थी वो शुरू की। तो सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ। अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की मौत के बाद ये खिलजी वंश की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जाना गया अपने मार्केट रिफॉर्म के लिए। इसने बाजार सुदृढ़ प्रणाली लागू की। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मंगोल आक्रमण इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे। तो मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए इसने एक विशाल स्थायी सेना तैयार की और स्थायी सेना में जो भी सैनिक थे उनको सीधे नगद वेतन देना स्टार्ट किया। और दूसरा, इसने घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की थी ताकि युद्ध में ये पता रहे कि कौन सा सैनिक हमारा है और कौन सा जो है वो शत्रु का है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ये सैनिकों को नगद वेतन की शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ, ये आप याद रखना। और इसके बचपन का नाम क्या है, वो है अली गुरसब। अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली गुरसब। और ये अपने आप को सिकंदर सानी भी कहता है, दूसरा सिकंदर भी कहता है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछता है और वो पूछेगा सहना ए मंडी। ये एक पद बनाया गया था, सहना ए मंडी। ये बाजार अधीक्षक था, एक तरीके से बाजार में जो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मार्केट रिफॉर्म में ये पद बनाया गया था इसके द्वारा। तो सहनाई मंडी की पोस्ट किसने बनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सहनाई मंडी की पोस्ट बनाई गई थी। ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, खिलजी वंश जो था ये 1290 से 1320 ईस्वी तक ये चला था। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और वो अधिवेशन था आपका 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, कर्नाटक में जगह है बेलगांव, ये भी आप ध्यान रखना। और गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी की कोई एक पुस्तक बताओ, तो हिंद स्वराज इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है। आप याद रखना, हिंद स्वराज। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो कई बार आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी की हिंद स्वराज के अलावा इनकी आत्मकथा, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, बौद्ध धर्म ग्रंथ के संदर्भ में महावीर निष्क्रमण शब्द निम्नलिखित में से किस घटना को दर्शाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि महावीर निष्क्रमण शब्द जो है ये किसको बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण जो है वो बताता है। और मैं आपको बता दूं, बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। 6 साल की इन्होंने कठोर तपस्या की और 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई ये कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। गया, गया बिहार में है। और गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी और नदी का नाम था निरंजना नदी। तो महात्मा बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जवाब होगा निरंजना नदी के तट पर हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो महावीर निष्क्रमण शब्द जो है ना, ये बुद्ध के गृह त्याग की घटना को दर्शाता है। आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। यहाँ लिखा गया है, बुद्ध का प्रथम उपदेश की घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन ये बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना है। और ये प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था, बनारस में। क्लियर, याद रखिएगा। तो महावीर निष्क्रमण शब्द बुद्ध के गृह त्याग की घटना को दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। तो दोस्तों भारत में जो मानक समय रेखा है ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद में आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर 5 राज्यों से होकर गुजरती है आंध्र प्रदेश, लेकिन तेलंगाना से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। ये भी आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है, जो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तेलंगाना से होकर ये नहीं गुजरती। अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। तो आपको बताना है विश्व की सबसे गहरी झील, तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन सी बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झीलों में एक है। और मैं आपको बता दूं ये ताजे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील मानी जाती है। आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सैलिनिटी लवणता के कारण फिर से लोनार झील स्थित है, जिसका निर्माण एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। तो दोस्तों लोनार झील एक उल्कापाती झील है, मीटियोरेटिक लेक है, और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में आती है। कौन सा ज़िला है, बुल्ढाना। तो ये आप ध्यान रखना, भारत में कौन सी झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। तो बुल्ढाना और ज़िले में स्थित लोनार झील महाराष्ट्र में है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, एक प्रकार की क्रेटर झील है और यहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा खारा है, क्षारीय है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं साल में इस झील का जो पानी है वो एक बार गुलाबी भी होता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में, तो ये भी आप याद रखें। लोनार झील उल्कापाती झील है, ये महाराष्ट्र में है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है। तो आप याद है कलसूबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी कलसूबाई है, आप याद रखें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे संविधान में व्यापक संशोधन किए गए, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता शब्द है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों प्रस्तावना के बारे में मैं बता दूं, प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और प्रस्तावना में जो भाषा यूज की गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हम करते हैं तो वो रूस के संविधान से ली गई है, यूएसएसआर के संविधान से ली गई है, सोवियत संघ जिसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात हम करते हैं वो यूएसएसआर से ली गई है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये भारत की जो राजनीतिक जनकुंडली है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है, आर्टिकल 148। और मैं आपको बता दूं जो कैग होता है ना, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देता है। तो ये आप ध्यान रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसको रखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद ये जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में, लोक लेखा समिति के पास में, और लोक लेखा समिति इसको विस्तृत रूप से मतलब रिव्यू करती है, और इसी के बाद घोटाले का पता चलता है। तो कैग की रिपोर्ट किसको सबमिट होती है, राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है,
भारत के किसी नए राज्य के गठन या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्य का गठन और उसकी सीमा में परिवर्तन केवल संसद कर सकती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 ये कहता है कि केवल संसद ही कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है या उनका नाम बदल सकती है। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अभी भारत में कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं क्या होती है? तो गिफिन गुड्स जो होती है ना, इन पे मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। ये निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं और गिफिन वस्तुओं की सबसे खास बात यह है कि मूल्य बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अत्यंत घटिया वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं मूल्य बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है और ये इसका जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अभी कौन है? अभी आपका नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। ठीक है, लुटिया डुबो के जाएगा भारत की। अगला प्रश्न क्या कहता है? बंद इकोनॉमी क्या होती है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो, क्लोज का मतलब क्या? जब किसी चीज़ को आप बंद कर देंगे तो ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाए, मतलब जहां आयात निर्यात दोनों पूरी तरह बंद हो, उसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात दोनों ही बंद हो जाए उसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। अगला प्रश्न क्या कहता है? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो आप जानते हैं कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़ों की जो कोशिका भित्ति है वो फंजाई की, जैसे आपका फंजाई हो गया वो काइटिन की बनी होती है। फंजाई हो गए, इंसेक्ट हो गए, आपके कीड़े मकोड़े, कवक हो गए, उन सब की भित्ति जो है वो काइटिन की बनती है। जबकि पौधों की जो प्लांट सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज की बनती है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। जैसे शेर और खरगोश, आप बताओ इन दोनों में से किसकी आंत बड़ी होगी? तो आपका आंसर होगा खरगोश की आंत बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि खरगोश शुद्ध शाकाहारी है और ये शुद्ध शाकाहारी है तो क्या खा रहा है? पौधे की पत्ती खा रहा है और पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज पाया जाएगा। तो सेलुलोज पचाने के लिए इसकी आंतें लंबी होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो आपसे पूछा गया था कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कीटभक्षी पौधे जैसे घटपर्णी मुख्य रूप से उस मिट्टी में उगते हैं जहाँ पे कमी होती है। दोस्तों, मैंने कई बार पढ़ाया कि जो इंसेक्टिवोरस होते हैं वो उस मिट्टी में उगेंगे जहाँ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाने वाले पौधे मांसाहारी हो जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, पौधों के लिए ना 3 पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? पत्तियों में पीला रंग किसकी कमी के कारण आता है? तो आप जानते हैं कि पत्तियां जो पीली होती हैं वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के कारण पीली पड़ने लगती हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम। अब नाइट्रोजन की कमी होने से पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो पीली पड़ेंगी तो इस स्थिति को बोलते हैं क्लोरोसिस। तो आप ध्यान रखना कि पौधों की पत्तियों का पीला रंग किसकी कमी के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी जो ब्लड शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। और ये कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय में ना बीटा सेल होती हैं लैंगरहैंस के आइसोलेट में, तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ये हमारे खून में जो शुगर है उसको कंट्रोल करके रखता है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो सही जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव।
AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है, दोनों एंटीजन A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे और RH फैक्टर भी पाए जाते हैं, इसलिए वे किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त ले सकते हैं, ठीक है, आप याद रखना। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ओ निगेटिव, ओ निगेटिव ये डोनर होता है, ये किसी को भी दे सकता है, और AB प्लस ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है जिसमें रोगी को पानी से डर लगता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है ना, ये रेबीज का एक टाइप है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हाइड्रोफोबिया। रेबीज इतनी घातक बीमारी है जो विशेषकर कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, बंदर आदि के काटने से फैलती है, और ये वायरस से होती है। और रेबीज का सबसे खतरनाक क्या है कि हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है ना, इसको ये पूरी तरह से तबाह कर देती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी और जो दिमाग है इसको पूरी तरह डैमेज कर देगी, हाइड्रोफोबिया। और रेबीज में पानी से डर लगता है। दूसरा, हवा के झोंकों से डर लगता है, इसको एरोफोबिया भी बोलते हैं। हवा जितनी चलेगी, रेबीज जिसको अगर हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा पागल हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना, रेबीज वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, इसको हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कुडियट्टम किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? तो कुडियट्टम जो है केरल का है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, केरल। भारत में मसालों के बागीचे के नाम से प्रसिद्ध केरल का प्रसिद्ध नाट्य कला है कुडियट्टम, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। केरल में ना एक डांस और बड़ा फेमस है, थय्यम। तो थय्यम डांस, और दूसरा एक पुलिकली, पुलिकली और थय्यम ये कहाँ के डांस हैं? तो वो भी आपके केरल के हैं। एक है आपका अलिल्ला कराड़ी, ये भी आप याद रखना, अलिल्ला कराड़ी ये भी केरल का ही डांस है, ठीक है, पूछा जाता है, ये आप याद रखें। केरल का नया साल क्या कहलाता है? विशु। केरल में एक त्यौहार होता है ओणम, ठीक है, याद रखना। मोहिनीअट्टम, कथकली ये केरल के शास्त्र नृत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? नागर, द्रविड़ और बेसर ये किससे संबंधित है? तो नागर, द्रविड़ और बेसर ये भारत में मंदिर बनाने की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में मिलते हैं, द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाने वाली शैली है। इन दोनों का मिश्रण कर दें तो ये बेसर शैली होती है, और बेसर शैली के मंदिर दक्कन के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो नागर, द्रविड़ और बेसर मंदिर की वास्तुकला की शैलियाँ हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के राज काल में हुआ था? तो खजुराहो के स्मारक आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? छतरपुर। छतरपुर एक ज़िला है मध्य प्रदेश में, और ये चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं, ठीक है, आप याद रखना। और ये जो मंदिर है वो अपनी नक्काशी के लिए बड़े प्रसिद्ध है। पंचायतन शैली में खजुराहो के स्मारक बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखना कि खजुराहो के स्मारक किस शैली में बने हैं? तो पंचायतन शैली में बने हैं, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वो होगा आपका वियना, क्लियर, याद रखना। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तब, तो ये आपका पेरिस में है, पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना। और वियना में एक मुख्यालय और है ओपेक, ओपेक का मुख्यालय वियना। अगला प्रश्न क्या कहता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह ओपेक की स्थापना कब की गई थी और किस वर्ष की गई? तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बगदाद। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय वियना में है, वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानव अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं 1961 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एक एनजीओ के रूप में कार्य करता है जो पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के हनन को रोकने और न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संघाई सहयोग संगठन ये बीजिंग में है, ऑप्शन आपका बी सही है, बीजिंग, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और चीन की राजधानी है बीजिंग, ये आप याद रखेंगे। भारत 2017 में एससीओ का मेंबर बना था, ये भी आप याद रखना। तो ये थे 25 प्रश्न जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया, ठीक है, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।